हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के इंपोर्टेंट मॉडल सेट के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा कवर करने वाले। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आज के इस क्लास में हम लोग यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो सारा कवर करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। फिर हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। और मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको वहाँ पे टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक वहाँ पे टाइम पे डाल दिया जाता है और वहाँ पे आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो टोटल 12 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारा कवर करेंगे, यानी शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चन है वो सारा कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? प्रशासनिक नगर क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी प्रशासनिक नगर है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आंसर के माध्यम से मैं आपको यानी जो आसान शब्दों में है वो बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्लास को यानी अच्छे तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना है। जी हाँ, कार्यों के आधार पर कुछ नगर प्रशासन के केंद्र होते हैं। जी हाँ, जो कुछ नगर होते हैं वो किसके आधार पर प्रशासन के केंद्र होते हैं? कार्यों के आधार पर उसको प्रशासन के केंद्र बनाए जाते हैं। यहाँ प्रदेश का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय होता है। जी हाँ, और प्रशासनिक केंद्र में क्या होता है? जो प्रदेश का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय होता है यानी ऑफिस होता है। विश्व के प्राय सभी देशों एवं प्रांतों की राजधानियां प्रशासनिक नगर के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, और जितने भी जो प्रशासनिक नगर होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? यानी देशों एवं प्रांतों की क्या होती है? वो राजधानियां होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं पटना। पटना बिहार की राजधानी है, जो कि क्या है? ये प्रशासनिक केंद्र है। उसी प्रकार रांची हो गया, नई दिल्ली यानी भारत की राजधानी हो गया, उसके बाद लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन डीसी आदि। जी हाँ, ये जितने भी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताए ये सारे क्या है? यानी किसी देश की या किसी प्रांत की ये राजधानी है और ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित करें। जी हाँ, तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या होते हैं? यहाँ पे उसको यानी उदाहरण सहित आपको परिभाषित करने हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। वैसे उद्योग जिनके उत्पादकों का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से या सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाता है। जी हाँ, तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग वो उद्योग कहलाते हैं यानी जिनके उत्पादकों का उपभोग क्या करते हैं? यानी प्रत्यक्ष रूप से या सीधे यानी क्या करते हैं उसको यानी उपभोग करते हैं, उसी ही क्या बोलते हैं हम लोग? उपभोक्ता वस्तु उद्योग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर ये यानी क्या हो गया? बिस्कुट उद्योग। ये क्या है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग है, यानी बिस्कुट के क्या करते हैं? उपभोक्ता क्या करते हैं? डायरेक्टली उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं यानी उपभोग करते हैं। उसके बाद दंत मंजन हो गया, पंखा हो गया, पाव रोटी उद्योग आदि। जी हाँ, ये जितने भी सारे ये उद्योग हैं ये सारे क्या है? यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग है, जिसको क्या करते हैं? उपभोक्ता यानी सीधे उपभोग करते हैं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में उष्मा द्वीप क्या है? वर्णन करें। जी हाँ, तो उष्मा द्वीप किसे कहते हैं यहाँ पे वर्णन करना है। यहाँ पे हम लोग आसान शब्दों में देख लेते हैं उष्मा द्वीप किसे कहते हैं। नगरों के मध्यवर्ती भाग में जिसे केंद्रीय बाजार क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, जो नगर के क्या होते हैं? मध्यवर्ती भाग होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? यानी केंद्रीय बाजार क्षेत्र कहा जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती है। जी हाँ, और जो क्या होते हैं यानी केंद्रीय बाजार क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होती है? यानी ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती है। कंक्रीट के इन ढांचों में दिन भर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। जी हाँ, और इसी इमारतों में क्या होते हैं? यानी दिन भर में क्या होता है? लोगों का कई लोगों का क्या होता है? बड़ी संख्या में आना जाना होता है। बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के कारण यहाँ अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होती है। और जो क्या होती है यानी जो केंद्रीय बाजार होते हैं उसमें क्या होते हैं? यानी बड़ी संख्या में लोगों के होने से क्या होती है? काफ़ी गर्मियाँ होती है। जी हाँ, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे उतनी ही अधिक गर्मी होगी अपेक्षाकृत, जिसे उष्मा द्वीप कहा जाता है। जी हाँ, और जिसको क्या कहा जाता है? उष्मा द्वीप कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया आसान शब्दों में कि उष्मा द्वीप है, यानी किसको उष्मा द्वीप कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे आंसर लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गोलियारा के बारे में संक्षेप में लिखा है। जी हाँ, तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गोलियारा क्या है उसके बारे में यहाँ पे संक्षेप में लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर। देश भारत में पूर्व पश्चिम
एवं उत्तर दक्षिण के सुदूर भागों को जोड़ने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाई गई है, जिसे पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा का नाम दिया गया है। जी हाँ, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा किसको कहते हैं? देश के भारत में जो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के जो सुदूर भाग है उसको जोड़ने के उद्देश्य से एक क्या बनाई गई है, यानी एक उच्च गुणवत्ता वाली क्या बनाई गई है, एक सड़क बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया सड़क बनाई गई है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी 4000 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर यानी 3300 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है और इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक कितनी है, तो आपको इसी तरह एग्जाम में लिख देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। जी हाँ, तो प्रवास से जो संबंधित 3 प्रतिकर्ष कारक हैं उसका यहाँ पे उल्लेख करने के लिए बोला है। जी हाँ, तो क्या क्या है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। प्रवास से संबंधित 3 कारक निम्न है। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रवास से संबंधित 3 कारक है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला कारक कौन सा है यहाँ पे आपको 1 नंबर देके क्या लिखना है, यानी प्राकृतिक कारक। जी हाँ, प्राकृतिक कारक देकर के आपको जैसे में क्या लिख देना है, यानी बाढ़, सूखा, सुनामी, तूफान, ये सारे क्या है प्रवास के प्राकृतिक कारण है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको यहाँ पे क्या देना है, यानी मानवीय कारक। जी हाँ, जैसे आपके यहाँ पे क्या लिख देना है, आतंकवाद एवं नक्सलवाद, ये सारे क्या है, यानी प्रवास के मानवीय कारक है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपको क्या लिख देना है, शिक्षा रोजगार के कम अवसर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। जी हाँ, ये प्रवास का क्या है, तीसरा मेन कारक है, यानी शिक्षा रोजगार में क्या होना, यानी कम अवसर मिलना और जो स्वास्थ्य सुविधा है उसकी कमी होना, इससे भी क्या होते हैं, प्रवास होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया यानी प्रवास से संबंधित 3 यानी इंपॉर्टेंट कारक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रामीण अधिवासों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। जी हाँ, तो ग्रामीण अधिवासों की जो 4 विशेषता है वो क्या क्या है, हम उल्लेख करना है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताएं निम्न है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो ग्रामीण अधिवास है उसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण अधिवासों के निवासियों को भरण पोषण, प्राथमिक क्रियाकलापों तथा कृषि तथा पशुपालन आदि के द्वारा होता है। जी हाँ, यानी जो ग्रामीण अधिवासों में जो लोग रहते हैं उसका भरण पोषण कैसे होता है, यानी प्राथमिक क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे कि कृषि तथा पशुपालन आदि से होता है। अब यहाँ पे दूसरी विशेषता देख लेते हैं क्या है दूसरी विशेषता ग्रामीण अधिवास की। इन अधिवासों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जी हाँ, और जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उसका क्या होता है, आकार काफी छोटा होता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जी हाँ, ग्रामीण अधिवास में क्या होता है, जो जनसंख्या का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, काफी कम होता है। उसके चौथे पॉइंट में यहाँ पे क्या है, ग्रामीण अधिवासों में मकान बिखरे हुए होते हैं। जी हाँ, और जो ग्रामीण अधिवास होते हैं यहाँ पे मकान क्या होते हैं, यानी दूरी पर होते हैं, यानी एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने ग्रामीण अधिवास की 4 विशेषताओं को देख लिया, आपको इसी तरह पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखिए। जी हाँ, तो कौन सी कृषि प्रदान करने वाली 4 संस्था है उसके नाम लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, यानी कौन सी है। कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाएं निम्न है। जी हाँ, यहाँ पे यानी कि जो कृषि प्रदान करने वाली संस्था है यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे वो कौन कौन सी संस्था है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यानी सरकारी सहकारी समितियाँ। जी हाँ, सबसे पहला क्या है, यानी सरकारी सहकारी समितियाँ जो कृषि ऋण प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कौन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हाँ, ये भी क्या करती है, यानी कृषि ऋण को प्रदान करती है। उसके बाद तीसरा आपको क्या लिख देना है, यानी कृषि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। जी हाँ, तो आपको एक एक करके इसी तरह आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में उदारीकरण के 4 लाभों को लिखे। जी हाँ, तो उदारीकरण के क्या 4 लाभ है उसके लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, यानी कौन कौन से 4 लाभ है। उदारीकरण के 4 लाभ निम्न है। जी हाँ, तो उदारीकरण के जो 4 लाभ है वो निम्न है, यानी नीचे लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से उदारीकरण के लाभ है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। जी हाँ, उदारीकरण का सबसे पहला लाभ आपको क्या लिख देना है, यानी औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। उसके बाद आपको दूसरा नंबर पे देखिए क्या लिख देना है, विदेशी तकनीकों का निःशुल्क प्रवेश। दूसरे नंबर पे आपको पॉइंट क्या लिख देना है, यानी विदेशी तकनीकों का निःशुल्क प्रवेश। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिख देना है, यानी विदेशी निवेश की सुविधा। जी हाँ, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर यानी जो चौथे लाभ है वो क्या है, यानी खुला व्यापार। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 लाभ देख लिया, जो उदारीकरण है उसके 4 लाभ कौन कौन से हैं। तो आपको 1 2 3 4 नंबर करके आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। जी हाँ, जो परमाणु ऊर्जा है वो कैसे पैदा की जाती है, यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम तथा
थोरियम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जो परमाणु जो ऊर्जा है यानी जो एटॉमिक एनर्जी है उसके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी यूरेनियम और थोरियम की आवश्यकता होती है। परमाणु शक्ति केंद्रों में नाभिक के विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जी हाँ, और जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो कैसे की जाती है, यानी नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु को उत्पन्न की जाती है। यह तो हम लोगों ने देख लिया कि परमाणु ऊर्जा क्या है और ये कैसे उत्पन्न की जाती है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है, आपको एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो फुटकर व्यापार सेवा क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होता है फुटकर व्यापार। ये एक व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। जी हाँ, ये क्या है, एक व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के क्या है प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। छोटे व्यापारों के मध्य होने वाले व्यापार को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। जी हाँ, और जो फुटकर व्यापार सेवा किसको कहते हैं, यानी ये जो व्यापार सेवा होता है ये किसके बीच में होता है, यानी छोटे व्यापारों के बीच में होता है, उसी को क्या कहते हैं, फुटकर व्यापार सेवा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिख देना है फेरी, रेहड़ी, द्वार से द्वार फुटकर बिक्री के उदाहरण है। जी हाँ, तो ये सारे क्या है, यानी जो फेरी लोग लगाते हैं, यानी जो फेरी होते हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, यानी फुटकर बिक्री के उदाहरण है ये सारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन है। जी हाँ, कौन से 3 घटक है जनसंख्या परिवर्तन के, तो यहाँ पे आपको आंसर में बताने हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है। जी हाँ, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, जन्म दर। जी हाँ, तो जन्म दर लिख देना है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा डैश देके आपको थोड़ा सा जन्म दर के बारे में लिख देना है। क्या लिख देना है, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जन्म को क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, मृत्यु दर। जी हाँ, तो मृत्यु दर में आपको क्या लिख देना है, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मृत्यु को क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे जो आपका तीसरा घटक है वो कौन सा है, प्रवास। जी हाँ, तो प्रवास किसको बोलते हैं, यानी लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे तीनों घटक को लिख देना है और थोड़े से मैंने आपको जो बताए वो आपको वो लिख देना है, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वही कवर करने वाले हैं, जो कि टोटल 12 है। हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उसको कवर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, सतत विकास की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, तो सतत विकास है उसकी क्या आवश्यकता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं। सतत विकास की निम्न आवश्यकता है। जी हाँ, तो सतत विकास की निम्न आवश्यकता क्या क्या है, तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आवश्यकता क्या है, भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी से उपयोग। जी हाँ, यानी भावी पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसका यानी सावधानी से उपयोग करना, यानी ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी क्या हो, यानी प्राकृतिक संसाधन यानी उसको मिल सके। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जीवन स्तर में सुधार। जी हाँ, और यानी दूसरी आवश्यकता क्या है, यानी जीवन स्तर में सुधार। सतत विकास है, इससे क्या होगा, यानी जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल जो होगा हमारा क्या होगा, इससे बेहतर होगा, यानी इसमें क्या होगा, सुधार होगा। उसके बाद तीसरा देख प्रदूषण पर नियंत्रण। जी हाँ, और इससे क्या होगा, यानी सतत विकास से क्या होगा, जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। उसके जो चौथी आवश्यकता है वो चौथी आवश्यकता क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जी हाँ, इससे जो प्राकृतिक संसाधन होंगे वो क्या होंगे, संरक्षित होंगे, यानी उसका क्या होगा, यानी अनावश्यक उपयोग नहीं होगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो 12 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो यानी किसकी होगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप की क्लास होगी। तो आपको यानी सारे क्लासों को कवर करना जरूरी है, क्योंकि मैं इसी तरह आपको 10 मॉडल सेट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कवर कराने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो आपको सारे क्लास में ज्वाइन होना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, तो आपको उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होगी सबका लिंक वहाँ पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। शायद आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में आप पढ़ सके, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।